लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं, जो सबको पता है, जो सभी को पता है। ये सभी को पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था इसको कि सिंगल सेल होते हैं और मल्टीपल सेल होते हैं ये। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर में नहीं होता और मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के लिए टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अगर टिश्यू नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं बन पाएगी, कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टिश्यू एक पावर देता है कि आप स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल के साथ। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण से, because they are complex organism, so many systems work together to continue living condition। तो बहुत सारे सिस्टम आपस में कंटिन्यू काम करते हैं। जैसे ये सेल है तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक ही कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए टिश्यू यहाँ से विकसित होता है, टिश्यू यहाँ से सामने आता है, पिक्चर में आता है कि ये रहा टिश्यू। ओके, ये हो गया टिश्यू का। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को माइटोटिक भी कहते हैं, मियोसिस को मियोटिक भी कहते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ कंटेंट डीएनए पेरेंट के पास था उतना ही कंटेंट डॉटर सेल्स के पास होगा डिवीजन के बाद। तो डीएनए कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, डीएनए कंटेंट यहाँ पर अगर 2n है तो डॉटर के पास यानी बच्चों के पास भी 2n आएगा। अगर n है तो आगे भी n जी जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन में ऐसा नहीं था। रिडक्शनल डिवीजन में जब डिवीजन होती है तो जो पेरेंट डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट बिकम हाफ, डीएनए कंटेंट जो है वो आधा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टिश्यू किसे कहें, टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू कहें किसे। तो ग्रुप ऑफ सेल डूइंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है टिश्यू बनने के लिए। हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल होने चाहिए, बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होना चाहिए, और ये सारे सेल्स का ग्रुप जो है ना वो एक जैसा काम करे तभी टिश्यू होगा। अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो वो टिश्यू नहीं है। तो ग्रुप ऑफ सेल डूइंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल डूइंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल अगर एक जैसा काम कर रहे होते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं, अन्यथा टिश्यू नहीं कहलाते। ये हमको ध्यान रखना है और जहन में रखना है इस बात को बिल्कुल, क्योंकि इसी को देखते हुए आगे पेपर में पूछा जाता है और इसी चीज को हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेस्पायर कर रहा है सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो सिंपल है, तो एक ही सेल सारी चीजें कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, सारी चीजें एक ही सेल कर रहा है। क्योंकि वो सिंपल है तो सिंपल तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। अगर अंदर वाले सेल्स जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर डीप इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, इफ दे वांट टू एक्सपायर, किसी से डिपेंडेंट होके वो डायरेक्टली एक्सपायर करना चाहते हैं, तो कहाँ से रेस्पायर करेंगे? वो नहीं रेस्पायर कर पाएंगे, ना ही अपने मटेरियल, अपने गंदगी को बाहर निकाल पाएंगे। तो उनको लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बहुत सारे सेल को मिलाकर बनता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक कार्य करने के लिए। और वो सिस्टम जो है वो टिश्यू से बनते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा है बहुत ध्यान से कि माइटोसिस डिवीजन से टिश्यू बनते हैं। एक सेल से दूसरा सेल और तीसरा सेल और ग्रुप ऑफ सेल पहले बनेगा, फिर वो आपस में ग्रुप बनाएंगे। पहले बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर एक जैसा काम कर रहे होंगे तो वे एक ग्रुप में होकर काम करने लग जाएंगे। तो वो बनता किससे है? टिश्यू का निर्माण जो होगा वो माइटोसिस से होगा। और माइटोसिस मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें डीएनए कंटेंट
पेरेंट का और डॉटर सेल का सेम रहता है। ऐसा करने से अगर टिश्यू बन जाता है तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होने के लिए जो जनरल वर्क करते थे, जनरल तरीका था, वो स्पेसिफिक तरीके में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेसिफिक वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें हनी की बात करते हैं, हनी बनाना है, तो हनी बी जो है उसके पास एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है कि वो हनी बना सकती है और बहुत तेजी से बना सकती है। क्योंकि हमें बहुत सारा हनी चाहिए तो हम बहुत सारे हनी बी को ग्रो करेंगे और उनसे हनी लेंगे। ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया हमारे लिए मेडिसिन बना सकता है, बैक्टीरिया हमारे लिए मेडिसिन के यूज में आ सकता है, बना सकता है, और वो हमारे लिए इन्फेक्ट भी कर सकता है। जो बनाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको हमने ग्रो किया, और ग्रो हमने इतना ज़्यादा किया, मिलियंस में किया, तब जाके वो मेडिसिन हमारे लिए बहुत छोटी सी और कम मात्रा में तैयार हुई। समझ में आ रहा है? वहां पे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लिए तब जाके छोटा काम हुआ, और यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारा कार्य कर सकता है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो जनरल वर्क और स्पेसिफिक वर्क हमें, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 20 दिन या कुछ मिनट कुछ सेकंड ही जीते हैं, वो यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 200 ईयर्स भी जी सकते हैं, 200 ईयर्स भी जा सकते हैं, चल सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि टिश्यू हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक प्लांट टिश्यू पढ़ना है और एनिमल टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू पढ़ना है और एनिमल टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जो हमारे सिलेबस में है वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है, और यही हमें पढ़ना है। फिर मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो दो तरह के टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नेम से ही पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक मतलब दीज टिश्यू हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन होल ऑफ योर लाइफ टाइम। अपने पूरे लाइफ टाइम में इनके पास एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करते रहें, ग्रो करते रहें, ग्रो करते रहें। मतलब ये डेड नहीं होते और ग्रो करने की कैपेबिलिटी इनकी हमेशा बनी रहती है। परमानेंट टिश्यू में ये होता है कि यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके परमानेंट हो गए, मतलब कुछ स्पेसिफिक कार्य करने लग गए और अपनी ग्रोथ को भूल गए। कुछ पर्टिकुलर शेप आ गया, कुछ पर्टिकुलर साइज आ गया और कार्य करने लगे, और अपने उस ग्रोथ वाली कंडीशन को, ग्रोथ वाली कैपेबिलिटी को भूल गए, खत्म हो गई, लॉस्ट कर दी इन्होंने, तो ये परमानेंट में चेंज हो गए। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद फिर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब देखो, ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। सेल्स इन दीज टिश्यू कैन डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ये इसकी डेफिनेशन लिख ली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। फिर एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो स्टेम और रूट टिप्स पे पाए जाते हैं, जो स्टेम और रूट टिप्स पे पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कल, स्टेम और रूट टिप्स पे पाए जाते हैं। देखो, ये है ऊपर टिप्स और ये है रूट टिप, तो इन दोनों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ से ये साइज इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से साइज इंक्रीज करेंगे तो इसको हम कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टम। इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स टू इंक्रीज द लेंथ। तो पौधे की जो लेंथ बढ़ेगी वो एपिकल मेरिस्टम के वजह से बढ़ेगी, और आप देखो ना, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक समय आता है कि उसकी लेंथ अब नहीं बढ़ेगी, उसकी कंडीशन है कि भाई न्यूट्रिएंट, या तो न्यूट्रिएंट कम हो गया, पानी कम हो गया, या फिर उसका जो मेरिस्टम था वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, उसका जो मेरिस्टम था वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। फिर है अगला इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम वह मेरिस्टम्स होते हैं जो नोड्स, और जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि ये शुगर केन है, इसका यहाँ जो हिस्सा है इसे हम कह रहे हैं नोड, इसके ये जो हिस्सा है इसे भी कह रहे हैं नोड, और ये जो हिस्सा है इसे कह रहे हैं नोड। नोड का मतलब है यहाँ पर एक लाइन होती है, एक ग्रह होती है, वहाँ से न्यू पौधा आ सकता है,
और जो बीच वाली पोजीशन है, जो बीच वाली पोजीशन है नोड्स के बीच वाली, इसे हम कहते हैं इंटर नोड्स, इसे हम कहते हैं इंटर नोड्स। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटर नोड्स पे। इट इज प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस का लेंथ बढ़ाना है तो ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है, जो इसकी लेंथ को ऐसे बढ़ाएगा, इधर भी और इधर भी। क्योंकि ये बीच में से बढ़ा रहा है तो इंटर नोड्स का है। और एपिकल मेरिस्टम इस साइड से बढ़ा रहा था, इधर से, रूट साइड से और स्टेम साइड से। ओके, ये दो बताइए। इसके बाद है तीसरा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम नाम से पता लग रहा है कि जब एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलोरी मेरिस्टम का काम मैक्सिमम हो चुका, तब लेटरल मेरिस्टम पिक्चर में आता है। लेटरल मेरिस्टम फिर डेवलप होता है और लेटरल मेरिस्टम के पास क्षमता होती है कि वो पौधे की गर्थ यानी उसकी मोटाई को बढ़ा सके, उसकी गर्थ यानी उसकी मोटाई को बढ़ा सके। तो आपने देखा होगा पहले पौधे बड़े होते हैं और उसके बाद फिर उनकी मोटाई जो है वो बढ़ती है। और मोटाई बढ़ने का मतलब समझ आ गया कि उसकी जो रेडियस है, उस पौधे का जो रेडियस है, रूट का, स्टेम का, लीफ का, उन सब का रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, सेंटर रिब का रेडियस बढ़ता जाएगा। तो लेटरल मेरिस्टम लास्ट में आते हैं जब उसकी मोटाई बढ़ानी होती है। एपिकल मेरिस्टम शूट टिप और रूट टिप होते हैं जो लेंथ को बढ़ाते हैं। इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम, जो उसकी लेंथ को बढ़ाता है, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। और लेटरल मेरिस्टम लास्ट में आते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और उनकी विड्थ को बढ़ाते हैं। विड्थ को बढ़ाते हैं मतलब इसकी भी मोटाई बढ़ानी हो तो यहाँ पर आएगा आपका लेटरल मेरिस्टम। ये मैंने डायग्राम बनाया था, कोशिश करी थी कि आपको इस डायग्राम की सहायता से समझ में आ जाए। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई शुगर केन लिया मैंने, उसमें नोड्स पोजीशन 3 इंच पे थी और 3 इंच के बाद मैंने कुछ ऐसा डाला खेत में कि वो 3 इंच की जगह अब 5 इंच के हिसाब से होने लग गई, तो मैंने क्या डाला होगा? मैंने खेत में क्या डाला होगा? कौन सा मेरिस्टम बढ़ाने के लिए केमिकल डाला होगा? इंटर कैलोरी, लेटरल और एपिकल। नोड पोजीशन जो थी शुगर केन की, क्योंकि नोड पे रस नहीं होता तो नोड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस वाले पार्ट से, मुझे मतलब है इस वाले पार्ट से। इंटर नोड पोजीशन अगर मैं बड़ा कर दूं, 3 इंच की जगह 5 इंच हो जाए, तो शुगर केन में रस ज्यादा होगा। तो मैं कि कौन सा चीज बढ़ाने के लिए डाला होगा मैंने? इंटर कैलोरी, लेटरल और एपिकल। लेटरल। बताइए। सर लेटरल। लेटरल वाले को डाला होगा ताकि इसकी लेंथ, स्टेम की लेंथ बढ़ जाए। यस सर। तो लेटरल वाला स्टेम की लेंथ के तो लिए नहीं है, स्टेम की लेंथ के लिए था आपका इंटर कैलोरी। लेटरल तो इससे विड्थ बढ़ेगी ना सर? मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ। विड्थ का मतलब है कि शुगर केन जो था वो पहले इतना मोटा था, पहले इतना मोटा था, अब वो इतना मोटा हो गया। तो ये तो लेटरल मेरिस्टम का काम है, लेटरल मेरिस्टम के वजह से हो गया ऐसा, लेटरल मेरिस्टम की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके बीच का जो गैप है, वो तो इसके बीच का गैप तो इतना ही रहा ना। मैं चाह रहा हूं कि इसके बीच का जो इंटरनोड्स का जो है, ये जो इंटरनोड्स हैं ये बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं किसको बढ़ाऊं? लेटरल मेरिस्टम को बढ़ाऊं, इंटर कैलोरी को, या एपिकल को? तो मैंने ये कहा कि मैं बढ़ाऊंगा इंटर कैलोरी मेरिस्टम को, क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्टम को बढ़ाऊंगा तो इंटर नोड्स पे इंटर कैलोरी मेरिस्टम बढ़ेंगे और इंटर नोड्स जो है वो उनका साइज बढ़ जाएगा। तो शुगर केन का हाइट उतना ही रहेगा, लेकिन इंटर नोड्स की साइज बढ़ने की वजह से नोड्स कम हो जाएंगे और रस ज्यादा बढ़ेगा। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस सर। हृदय सात्विक, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, इसका तो डायग्राम भी बनाया हुआ है। अगर मैंने ये कहा कि शुगर केन की हाइट को बढ़ाना है, मुझे नोड से इंटर नोड से मतलब नहीं है, मुझे हाइट चाहिए। हाइट से क्या होता है कि नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो पानी वानी लगने से खराब हो जाता है, तो मुझे नीचे वाला हिस्सा वैसे ही फेंकना पड़ता है। तो मैंने कहा कि मुझे हाइट बढ़ा दो ताकि
नीचे वाला हिस्सा अगर कट भी जाए तो भी मेरे पास इनफ रस हो और बेचने के लिए मार्केट में मुझे वैल्यू मिल जाए, तो मैं क्या क्या बढ़ाऊंगा फिर मैं सर एपिकल मेरिस्टम, फिर एपिकल मेरिस्टम को ऊपर जोड़ दूंगा। एपिकल मेरिस्टम के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वैसा केमिकल हो जो एपिकल मेरिस्टम के कंटेंट को बढ़ाए शूट टिप और रूट टिप पे, ताकि उसकी हाइट ज़्यादा हो। आपने देखा भी हो कई बार हाइट बहुत ज़्यादा वाले गन्ने भी आते हैं, मोटाई वाले गन्ने भी आते हैं, है ना। ये सब इसी का कमाल है, मेरिस्टम का कमाल है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। तो परमानेंट टिश्यू कहें किसे, तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही बनता है, लेकिन मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जब कोई डेफिनेट परमानेंट शेप आ जाती है किसी टिश्यू के पास, वो स्पेशलाइज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। वो स्पेशलाइज हो जाता है। स्पेशलाइज का मतलब कोई एक स्पेशल वर्क करने लग जाता है और वो फिर लॉस्ट कर देता है अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को। डिवीजन की कैपेबिलिटी को वो लॉस्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे यहाँ लिखा है लॉस्ट देयर कैपेसिटी, परमानेंट टिश्यू आर फाउंड बाय सेल्स दैट लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड दो डिराइव फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू से डिराइव होने के बावजूद ये अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं डिवाइड करने की। दे हैव डेफिनेट परमानेंट शेप, इनकी शेप जो होती है वो परमानेंट हो जाती है। ना ये बड़े हो सकते हैं ना ये छोटे हो सकते हैं। अब बड़ा नहीं होगा, सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसके अंदर। एंड स्पेशलाइज टू कैरी डिफरेंट फंक्शंस। Okay, then permanent tissue is further divided into two parts: simple permanent tissue और complex permanent tissue। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैं हृदय को कहूंगा कि मुझे ये बताइए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अंतर क्या है। अंतर क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के सेल होते हैं जो सारे मिलकर एक फंक्शन कर रहे होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर बहुत सारे तरीकों के सेल्स होते हैं जो मिलकर एक फंक्शन कर रहे होते हैं। अर्णव और सात्विक, अब तक क्लियर है? जो मैंने अब तक यहाँ तक पढ़ाया वो सब क्लियर है? यस सर। सात्विक क्लियर है? बहुत सारी चीजें बताता जा रहा हूँ मैं आगे आगे। यस सर। सर मैं एक मिनट समझ रहा हूँ सर अभी। हाँ समझ लेना, फिर इसको नोट कर लेना। मैं अभी रिकॉर्डेड जो है आवाज के साथ आपको मिल जाएगा हो, ठीक है? ओके सर। यस सर। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हृदय ने बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, एक ही टाइप का सेल। जैसे जैसे ए टाइप ये सेल है, ये ए टाइप का सेल है, ठीक है? यही ए डिवाइड होके बहुत सारे सेल बन गए, ए ए ए ए ए ए, ठीक है? अब ये सारे ए वाले एक ग्रुप बनाया और एक काम करने लग गए, तो ऐसे टिश्यू जिसमें एक ही सेल के बहुत सारे मतलब ऐसे टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल जो है ना उसमें एक ही टाइप का सेल है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही टाइप का सेल है, ए ए ए ए ए, और ये परमानेंट हो चुके हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकते दोबारा, तो इसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या है कि हमारे पास बी टाइप का सेल था, ये बी ने ग्रुप बनाया, सी टाइप का सेल था, सी ने भी ग्रुप बनाया। अब ये दोनों मिलके एक ही कार्य कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलके एक ही कार्य कर रहे हैं। जब दोनों मिलके एक ही कार्य कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वह एक टाइप का सेल है, ये मान लो अल्फा टाइप का सेल है, ऐसे ये अल्फा टाइप के सेल्स हैं, ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ कहा बीटा टाइप के सेल्स हैं, ये बीटा टाइप के सेल्स हैं, ठीक है? फिर मैंने कहा यहाँ पर कि ये जो है वो गामा टाइप के सेल्स हैं, ये जो है वो गामा टाइप्स के सेल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा टाइप के सेल्स हैं, ये गामा टाइप्स के सेल्स हैं। इनका साइज अलग है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप, बता सकते हैं कि हाँ सर अलग अलग दिख रहा है, ओके? ये गामा टाइप्स के सेल्स हैं। अब देखो, मैं कहूँ कि अगर मुझे सिंपल टिश्यू बनाना है, मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सिंपल टिश्यू,
ठीक है, सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में मैं क्या करूंगा, या तो सिर्फ ए वाले ले लूंगा, या तो सिर्फ ए वाले ले लूंगा, या तो सिर्फ ए वाले ले लूंगा, या फिर सिर्फ बी वाले ले लूंगा, ठीक है, या फिर सिर्फ सी वाले ले लूंगा, सिर्फ सी वाले ले लूंगा, सिर्फ सी वाले ले लूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये एक सिंपल टिश्यू हो गया, ठीक है, ये भी एक सिंपल टिश्यू हो गया, और ये भी एक सिंपल टिश्यू हो गया, ये भी एक सिंपल टिश्यू हो गया, ये भी एक सिंपल टिश्यू हो गया। लेकिन अब मैंने कहा कि मुझे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दो या दो से अधिक टाइप ऑफ सेल चाहिए और उनका ग्रुप चाहिए, दो या दो से अधिक टाइप ऑफ सेल चाहिए और उनका ग्रुप चाहिए। जैसे मैंने पहले बीटा टाइप के सेल्स ले लिए, ठीक है, बीटा टाइप्स के सेल्स ले लिए, और इसके ऊपर मेरा अल्फा टाइप का सेल भी है, इन बीटा सेल्स के ऊपर ही अल्फा टाइप का सेल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा गामा टाइप का सेल भी डाल दिया, गामा टाइप का सेल भी इसके ऊपर ही डाल दिया हमने, और इनका भी एक ग्रुप बन गया, इनका भी एक ग्रुप बन गया, देखो इनका भी एक ग्रुप बन गया। अब समझ में आ रहा है कि सिंपल और परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन को दोनों रिलाई कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं टिश्यू की डेफिनेशन के हिसाब से। टिश्यू की डेफिनेशन में क्या बताया गया था, टिश्यू की डेफिनेशन में क्या बताया गया था, टिश्यू में दो चीजें, ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल, और दूसरा डूइंग स्पेसिफिक फंक्शन। अगर वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं तो जाके वो टिश्यू होंगे। तो यहां पर क्या है, ये एक ग्रुप है, एक कोई काम कर रहा है, मान लो ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, ओके, ये दूसरा ग्रुप है, ये एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ये तीसरा ग्रुप है, ये वाला तीसरा ग्रुप है, ये लोकोमोशन का काम कर रहा है, पोजीशन को चेंज करने का काम कर रहा है, लोकोमोशन का काम कर रहा है, ओके। तो ये ग्रुप की जो कंडीशन है, ग्रुप ऑफ सेल है और स्पेसिफिक फंक्शन है, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखूं, यहां पर क्या लिखूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल है, हाँ जी सर ग्रुप ऑफ सेल है, स्पेसिफिक फंक्शन। अब स्पेसिफिक फंक्शन कैसे कहूं कि ये क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कैसे कहूं ये क्या कर रहे हैं। देखो ये मेरे पास है पानी, वाटर है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर वाला, यानी बीटा टाइप ऑफ सेल्स की कैपेबिलिटी है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब बीटा के बाद अल्फा टाइप ऑफ सेल जो है ना, उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ फीट तक, 2 फीट 3 फीट तक पानी को ऊपर को भेज सकता है, ऊपर को भेज सकता है। ये बीटा ने एब्जॉर्ब किया, अल्फा ने कुछ फीट तक भेजा। और ये जो गामा है ना, ये जो गामा वाला सेल है, ये जो गामा वाला सेल है, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 4 फीट से 100 फीट तक पानी को पहुंचा सकता है ट्रांसपिरेशन की सहायता से, ट्रांसपिरेशन की सहायता से 4 फीट से 100 फीट तक पानी को पहुंचा सकता है। अब ये तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं या एक कार्य कर रहे हैं, बताओ। तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं या एक कार्य कर रहे हैं, सबसे पहली बात। यस अर्णव, हृदय और सात्विक, तो तीनों एक कार्य कर रहे हैं। दे आर डूइंग सेम वर्क, मतलब स्पेसिफिक वर्क दे आर डूइंग, यस फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, हाँ स्पेसिफिक फंक्शन दे आर डूइंग। और ग्रुप ऑफ सेल में ये नहीं कहा गया कि एक ही ग्रुप ऑफ का सेल हो,
आपका बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बट वो काम एक ही कर रहे हो। तो ग्रुप ऑफ सेल में छुपी हुई दो बातें होंगी, या तो एक ही सेल का ग्रुप हो, या दो से अधिक सेल का ग्रुप हो, और वो एक ही कार्य कर रहे हो, एक ही यूनिट में होके कार्य कर रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें अंतर क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, और ये आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में और भी टाइप होती है जो यहाँ पे मैंने लिखी है। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिव टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिक्स और कॉर्क। यहाँ लिखा है ना नीचे मैंने, सपोर्टिव टिश्यू में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिक्स और कॉर्क, एपिडर्मिक्स और कॉर्क। तो अब सपोर्टिव टिश्यू की बात करते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैरेंकाइमा की। सपोर्टिव टिश्यू में पैरेंकाइमा की पहले बात करते हैं। ठीक है, पैरेंकाइमा क्या होता है? पैरेंकाइमा ग्रुप ऑफ सेल है जो कि ओवल शेप के होते हैं। ओवल शेप का मतलब समझ रहे होंगे, ओवल शेप का कैसा होता है? अंडे की आकार के होते हैं, ओवल शेप। यस सर, उनका ट्रांसवर्स सेक्शन ओवल होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबा होता है। हाँ, elongated, oval shaped, elongated, loosely packed। loosely packed मीन्स यहाँ पे एयर स्पेसेस होती हैं इनकी। ये एयर स्पेसेस से पहचाने जाते हैं कि हाँ इनमें जगह है, कैविटी है। और दे आर लिविंग टू, मतलब ये लिविंग भी होते हैं, डेड नहीं होते। फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं ये पैरेंकाइमा सेल्स, पूरी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स वैक्यूल के अंदर सेव होता है, न्यूट्रिएंट्स वैक्यूल के अंदर सेव होता है। ये मैंने शेप भी बनाई थी, पहले सर्कल बनाया, उसके बाद साइड में ये जो बना रखा है ये वैक्यूल है। ये जो है ये सर्कल के अंदर जो छोटा सर्कल है वो वैक्यूल है, और जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में मैंने ये बनाया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेंकाइमा, जिसके अंदर भी मैंने बताया है कि वैक्यूल कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेल वॉल कहाँ पे है, सेल्स कहाँ पे हैं, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिस्टिंग्विश है। देखो, सेल वॉल बाहर है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। ठीक है, सेल वॉल बाहर है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा? जल्दी में फिर मैं कहीं नो सर। हाँ, ये इसके अंदर भी होगा सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है? इसके अंदर सेल वॉल तो दिखा दी, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होगा ऐसे, क्योंकि दो लेयर होती है ना, इसलिए। ओके, इसके बाद है हमारा, इसके बाद हमें आगे पढ़ना था पैरेंकाइमा के अंदर ही। सो ये बताओ कि आप सभी को मैंने थोड़ा सा टाइम में मैंने ये रिवाइज करा दिया। अब आप नोट्स बना लेंगे, इसके लिख लेंगे अच्छे से। यस सर। सात्विक, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब बात करते हैं पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर दो और चीजें। पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर दो और चीजें की बात करते हैं। कुछ पैरेंकाइमा सेल्स के पास ना क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण से उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। कुछ पैरेंकाइमा सेल्स के पास क्लोरोफिल होता है तो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, और फोटोसिंथेसिस करने के कारण से उनका नाम बन जाता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेंकाइमा सेल्स पैरेंकाइमा सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें,
और इस सर ये कारण लास्ट क्लास में होते कि सर ये अभी इस क्लास का है? हाँ, ये इस क्लास का है, यहाँ से अब यहाँ से चल रहा है। तो आपने लास्ट क्लास में भी कराया था एरन काइमा और क्लोरन काइमा। हाँ, मैंने कंटेंट नहीं लिखवाया था। यस। हाँ, पेरेंकाइमा अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, क्लोरेनकाइमा और स्टेरेनकाइमा। पेरेंकाइमा बियरिंग क्लोरोफिल, पेरेंकाइमा बियरिंग क्लोरोफिल is called erenchyma. Parenchyma bearing, parenchyma bearing chlorophyll or with chlorophyll, parenchyma with chlorophyll performs photosynthesis, performs photosynthesis is called erenchyma, chlorenchyma, sorry. क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा अलग है और क्लोरेनकाइमा अलग है, ठीक है। इसके बाद है Yes. हाँ, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन एक्वेटिक प्लांट्स में पेरेंकाइमा सेल्स इस तरीके से होता है कि वो अपने अंदर एयर कैविटी यानी एयर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और एयर स्टोर करने से उनके लीफ या प्लांट जो होता है वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण से अगर उसकी जड़ें नीचे लगी हुई हैं तो वो हल्का होने के कारण से पानी में आसानी से फ्लोट करके ऊपर तक आ जाता है। और ऊपर आने का उसका मेन मकसद ये होता है कि वो लाइट यानी हीट को एब्जॉर्ब कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि पानी से वो ऑक्सीजन तो ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा, लेकिन हीट नहीं मिलेगी पानी में इतनी नीचे। तो वो ऊपर आने का मतलब ये होता है कि वो हीट को ले सके। तो एक्वेटिक प्लांट्स में पेरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं उनके पास एयर कैविटी होती है एयर को स्टोर करने के लिए, इसलिए उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स cells of parenchyma have large cavities to store air and is called erenchyma. एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा मॉडिफिकेशन है किसकी? पेरेंकाइमा सेल्स की। पेरेंकाइमा सेल्स को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो बनेगा एरेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स सेक्शन बनता कैसे होगा और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनता कैसे होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे बनता होगा और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनता कैसे होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन बनाने के लिए हमें टिश्यू को हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। जैसे हमें गाजर या मूली, रेडिश या कैरेट को गोल गोल काटना है, तो उसको हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, उसको गोल गोल दिखेगा ऊपर से। वो जब वो गोल गोल दिखेगा तो आप देखोगे उसके अंदर का टिश्यू या सेल्स जो होंगे वो गोल गोल दिखेंगे आपको। अगर हम उसको पीसेस में काटे जो फ्रेंच फ्राइज की तरह हो, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं हम उसका। जो हम वर्टिकल कट कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सर आप एक बार रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल। ट्रांसवर्स सेक्शन बनाने के लिए हम किसी टिश्यू को हॉरिजॉन्टल कट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कट करने का मतलब है उसके टॉप से हम काटते हैं, उसे गोल काटते हैं। गोल काटने का मतलब है कि जैसे गाजर के लिए हम गोल गोल सलाद बनाते हैं ना, गोल गोल पीस के, वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहे हैं हम लोग काट काट के, ठीक है। जबकि प्याज जो काटते हैं उसमें हम गोल गोल ना काट के हम कैसे काटते हैं, हम ब्लंट काटते हैं। ब्लंट यानी वर्टिकल कट करते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं,
कट करने के बाद कैसे दिखेगा, गोल दिखेगा ना, यहाँ से गोल दिखेगा। तो ये जो कट है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं। और अगर इसी चीज को हमने ऐसे काटा, ऐसे काटने के बाद जब ये फ्लैट सरफेस आएगा, तो फ्लैट सरफेस जो होगा वो होगा वर्टिकल कट और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वर्टिकल कट और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। डू यू हैव द आइडिया, डू यू गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? यस सर। हाँ, ये कई बार एग्जाम में आएगा, टीएस ऑफ पेरेन्काइमा बनाइए। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया ऑफ टीएस ऑफ पेरेन्काइमा, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि मैं बनाऊं क्या, पेरेन्काइमा तो पता है लेकिन टीएस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस क्या होता है, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे अब बात करते हैं, पेरेन्काइमा खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। किसकी बात करेंगे? कॉलेनकाइमा की। तो यहां मैं लिख रहा हूं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सेल्स, कॉलेनकाइमा सेल्स की एक फोटो बना लेते हैं अच्छी सी, कॉलेनकाइमा सेल्स की फोटो बना लेते हैं। मैं इतना अच्छा फोटो नहीं बना पाऊंगा, तो आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर देख के अपने आप को कंप्लीट करिएगा। यस सर। और साथ साथ बनाइएगा ताकि आप सीख सकें, क्योंकि एग्जाम में फोटोज आती हैं इसकी, एग्जाम में इसकी फोटोज आती हैं। पूछा जाएगा, ये फोटो दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सा टिश्यू है, इसकी प्रॉपर्टी लिखो, ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने एटलीस्ट वन टाइम रफली ड्रॉ नहीं किया होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में टेस्ट के लिए रेडी हो जाइएगा। हमने 2 फिजिक्स के चैप्टर कर लिए, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर कर लिए, और ये दूसरा चल रहा है बायो का। तो 2 केमिस्ट्री के कौन सा कर रहे हैं चैप्टर्स? तो सर एक ही करा है अभी केमिस्ट्री। सर एक ही करा हाँ, केमिस्ट्री का एक ही किया है, 2 फिजिक्स का कर लिए, दूसरा चल रहा है बायो का, दूसरा चल रहा है बायो का, है ना? यस। ओके, अब ये कौन सा सेक्शन है, टीएस है एलएस है, बताओ? टीएस है एलएस है? टीएस है एलएस है? अगर गोल कट कर रहे हैं तो टीएस है एलएस है? टीएस है एलएस है? सर टीएस है, टीएस। हाँ, टीएस है। मैं इतनी देर से बोल रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं म्यूट पर। सॉरी, टीएस। टीएस ऑफ कॉलेनकाइमा। अब सेम ऐसे ही मैं इसका एलएस बनाऊंगा। एलएस में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ये हमने एलएस बना दिया इसका। देखो, कॉलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये लाइव होते हैं, लिविंग होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड होते हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स
are live, oval shaped, tightly packed, elongated. बहुत सारी चीजें आ गई. Collenchyma cells are live, oval shaped, tightly packed and elongated. tightly packed होने का मतलब है कि ये जो सेल्स होते हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, हर कॉर्नर पे कोई मटेरियल होता है जो इनको टाइटली पैक करता है. These are found below the epidermis and they have thick corners. ये corners होते हैं, ये बहुत thick होते हैं. और यहाँ पे अगर corners बनाना हो तो क्या होगा, ये तो पूरा ही होगा ऐसे. Yes, sir. ऐसे होगा ये कॉर्नर्स पे. तो ऊपर जो बनाया है ना वो है TS ऑफ कॉलेनकाइमा, और नीचे ये जो बनाया है वो LS ऑफ कॉलेनकाइमा. ओके. इसके बाद है these are found below the epidermis in leaves and stems. कहाँ पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है बताओ? पेरेन्काइमा कहाँ बताया था मैंने? सर पेरेन्काइमा आपने बताया नहीं था कहाँ मिलता है. पेरेन्काइमा बताया नहीं था कहाँ पाया जाता है. पेरेन्काइमा ये लिखा तो है मैंने, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लांट. यस सर, हर जगह पाया जाता है. ठीक है. जबकि कॉलेनकाइमा आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिक्स. एपिडर्मिक्स जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिक्स. इन लीव्स एंड स्टेम्स. अब रूट में नहीं पाया जाता है. एग्जाम में आएगा कि रूट में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वहां पे नहीं होगा, रूट में नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद अगला पॉइंट है सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर्स. थिक दिख रहा है आपको? थिक एट द कॉर्नर्स पे सेल वॉल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, थिक होते हैं और एयर स्पेसेस नहीं होती. सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर्स. और अगर इसकी वर्किंग की बात करें कि ये करता क्या है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट flexibility to plants. So that they can bend without breaking. अभी कल परसों आंधी आई थी बहुत ज्यादा, है ना? तो आंधी में जो पेड़ टूटे हैं वो आपने कभी देखे बाहर निकल के क्या पेड़ कैसे टूटे हैं, क्या हो रखा है? देखा है आपने बाहर में पेड़ टूटे हैं? जो पेड़ टूटे हैं क्या उनकी लीफ टूटी है, मतलब उनका लीफ का हिस्सा टूट के बाहर आ गया, या फिर उनका मेन स्टेम जो होती है या मेन टूट जाती है, स्टेम जो ट्रंक होता है वो मेन हिस्सा टूट के आता है. यस सर. कभी भी लीफ टूट के नहीं आती बाहर, देखा है आपने? नहीं सर, लीफ सर झड़ती है ऑटम में,
उसके जैसे अलावा। ये लीफ का जो हिस्सा होता है ऐसे करके होता है ना लीफ, ये लीफ है, ये जो लीफ का जो हिस्सा है ये वाला, ये तो रूट, ये लीफ बना दिया मैंने, लीफ का ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेडिकल। और ये जो हिस्सा है ना इसमें कॉलेंकाइमा भर भर के होता है, और कॉलेंकाइमा भर भर के होने की वजह से ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, ये कितनी भी तेज हवा है तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो कॉलेंकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब कोई नया पौधा है, कोई नया पौधा है, अभी वो ग्रीन ही लीफ है, मतलब ग्रीन स्टेम है उसकी, और उस पर कुछ लीफ आई हैं, उस पर कुछ लीफ आ गई हैं, चलो ये लीफ आ गई, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और यहाँ भी आ गया लीफ, चलो अब पूरा ही ग्रीन है ये। अब कितनी आंधी आए तो ये टूटेगा नहीं जल्दी। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि कॉलेंकाइमा भर भर के है इसके पास, कॉलेंकाइमा भर भर के है इसके पास, वो इसको मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉलेंकाइमा सेल्स जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ये हमें ध्यान रखना है। और क्यों टूट रहा है और ये नहीं टूट रहा है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कोई ऑर्नामेंट प्लांट है, अब उसमें कॉलेंकाइमा भर भर के होगा तभी तो वो अच्छे से घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको हवा का पानी का इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये हमने कॉलेंकाइमा का काम खत्म किया कि कॉलेंकाइमा में ऐसा ऐसा होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अब हम स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स किसके पार्ट था, किसका पार्ट था ये? कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा सर सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वेरी गुड, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम तो इसका इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस इन्होंने क्या करा है ऐसे उसकी तरह ही है जो अभी बनाया था ना हमने। यस सर, वैसे ही है, कुछ वैसा ही है डायग्राम इसका। आप लोग डायग्राम बना रहे हैं या फिर मैं ही बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए? सर बना रहे हैं। हाँ बनाइएगा डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम आएगा और भूल जाओगे आप डायग्राम बनाना। इसके कॉर्नर्स पे थिक नहीं होता, बाकी ये सेम ऐसा ही है जो हमने अभी बनाया था ना, सेम ऐसा ही है, बस कॉर्नर्स पे थिक नहीं होता। यस ये हमने बनाया है इसका। ये हमने बना दिया इसका टीएस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, टीएस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। टीएस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं एलएस। एलएस में क्या होता है? एलएस में ये थोड़ा सा अलग शेप का है, तो कुछ ऐसे शेप का बना रखा है इन्होंने, स्पिंडल शेप। हाँ स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल बहुत सारे होते हैं, ऐसे करके यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर ऐसे यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, ऐसे करके प्लांट के अंदर स्पिंडल शेप होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या।
sclerenchyma. The cells of sclerenchyma tissue are dead, narrow and elongated. The cells of sclerenchyma tissue are dead, narrow and elongated. डेड, नैरो एंड इलोंगेटेड. उसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है ना, क्योंकि ये डेड हैं, नैरो हैं, इलोंगेटेड हैं, तो इनके में वैक्यूल या तो बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा. और इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल से कंपोज होती है जिसे हम कहते हैं लाइनिन. और लाइनिन की होने के कारण से ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं और ये पूर्ण रूप से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती. और क्योंकि ये डेड होते हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही प्लांट अपने पास रखता है. इनको वो एक्सक्रीट भी नहीं करता, इनको बाहर भी नहीं छोड़ता वो, तो अपने बस मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रखता है ये. ठीक है. सो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लाइनिन विच मेक इट हार्ड. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लाइनिन लाइनिन. ये मटेरियल याद करना, कई बार आता है. विच मेक इट्स हार्ड. विच मेक्स इट हार्ड. ओके. नेक्स्ट है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो ये लीव्स में पाए जाते हैं और सीड की जो हार्ड कवरिंग होती है ना, जिस सीड को हम देखते हैं तो ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है, हम आम खा सकते हैं, आम की सीड को नहीं खा सकते इतनी आसानी से, क्योंकि सीड इतना हार्ड कवर होगा, उसको खाने में मेहनत लगेगी. किसी भी एनिमल को सीड को खाने में मेहनत लगेगी. ठीक है. कोकोनट का हस्क का ऊपर देखा ना, कोकोनट को ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड सी होती है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी होती है. सो इट इज फाउंड तो सर इसके स्क्लेरेंकाइमा से वो आउटर कवरिंग है जो हार्ड होती है, उससे एडिबल नहीं होती. हाँ बिल्कुल. इट इज फाउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल समझते हैं क्या, किसे कहते हैं? वैस्कुलर बंडल्स, वेन्स, vascular bundles, veins of leaves in hard covering seeds, for example coconut husk. सर हृदय नहीं है कॉल में, उसने लीव कर दी थी. क्या हो गया, क्यों लीव कर दी थी? सर कुछ नेटवर्क इशू होगा उसका. तो ज्वाइन कर लेना चाहिए था, फिर दोबारा ज्वाइन तो हो सकता है. यस सर अभी करा नहीं उसने. लेकिन ठीक है, ज्वाइन कर लेगा. मैं एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाया कि कौन है अभी नहीं है अभी. ठीक है. इट इज फाउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल. अब आप पूछोगे सर कि वैस्कुलर बंडल बता दीजिए कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है. तो मैं कहूँगा वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम फिर से बता सकते हो सर, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, मैं अभी इसे दोबारा बता दूंगा. मैंने कहा कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं, नैरो होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं. डेड कॉर्नर्स पे नैरो होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं. सेल वॉल जो होती है इनकी लाइनिन से बनी होती है. लाइनिन एक टफ मटेरियल है जो इनको हार्ड बनाता है और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देता है. सेल वॉल जो होती है वो लाइनिन से बनी होती है. अब जैसे ये जो आउटर कवरिंग है, ये क्या है? ये आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल है. यस. तो लाइनिन से बनी होती है. हाँ, लाइनिन से बनी होती है और इनको टफ बनाती है, हार्ड बनाती है. वैक्यूल या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा, क्योंकि वैक्यूल की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी चीज को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, और स्पेस कम घेरना है, हार्ड टफनेस देनी है प्लांट को. ठीक है. फिर है इट इज फाउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल.
वैस्कुलर बंडल के अराउंड पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ग्रुप होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम मिलके एक बंडल बनाते हैं आपस में, उसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की वेन्स पे पाए जाते हैं। वेन्स, वेन्स जानते हैं आप किसे कहते हैं? ये जो है ना, ये वेन्स, हमारे में क्या जाता है, हमारे में ब्लड घूमता है और इनके में जो वाटर और फूड होता है इस रास्ते आता है, इसे हम कहते हैं वेन्स। वेन्स में भी ये है मिड रिब और ये है एक्चुअल वेन्स, क्योंकि फूड मटेरियल हमारे में तो वेन्स के थ्रू जा रहा है, आर्टरी के थ्रू जा रहा है, ब्लड वेसल्स से उनके थ्रू जा रहा है, इनके में इस वेन्स के थ्रू जाता है। तो ये उस वेन्स में भी पाए जाते हैं ताकि थोड़ी टफनेस प्रोवाइड करें। जैसे आप लीफ को देखोगे ना, तो लीफ की वेन्स में आपको थोड़ी टफनेस महसूस होगी, बाकी लीफ मुलायम होगी, तो वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण से होती है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, कोई भी सीड है उसकी हार्ड कवरिंग में ये पाए जाते हैं, जैसे कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क। ओके, अब ये करते क्या है, ये करते क्या है, ये इसके बारे में लिखते हैं। ये करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, it also provide mechanical strength, helps to make parts of plant hard, helps to make parts of plant hard। पार्ट्स ऑफ प्लांट को हार्ड बनाने के लिए इनका मेन पर्पस होता है, यूज होता है। मतलब इतना बड़े प्लांट जो है, इतना लंबा ऊपर फैला हुआ है और इतनी तेज हवा आ रही है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूर्ण रूप से यही टिश्यू पहुंचा रहा है जो उसे मजबूत बना रहा है कि वो टिका रहे हर जगह, हर कंडीशन में वो टिका रहे। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और हार्डनेस प्रोवाइड करना, ये इनका काम है, ये इसका काम है। ये वर्ड हमें याद रखना है, लाइनिन, यहाँ पर ये लाइनिन वर्ड, और इसके पहले हमें ये याद रखना है थिक एट कॉर्नर्स, टाइटली पैक्ड, थिक एट कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स। और इससे पहले हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है, पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ये वर्ड्स हैं जो बीच बीच में एनसीईआरटी के बीच बीच में हैं, जो आप वैसे पढ़ेंगे तो नहीं है, वो हाईलाइटेड नहीं है वर्ड्स। ओके, सो ये स्क्लेरेन्काइमा हमने खत्म कर दिया। स्क्लेरेन्काइमा में ये होता है। अब बताइए क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा? प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट। हाँ, प्रोटेक्टिव टिश्यू मैं एक बार आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है, सपोर्टिव टिश्यू खत्म कर दिया हमने एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलिन मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ओके, सपोर्टिव टिश्यू में पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का वर्किंग बताओ मुझे, पैरेन्काइमा क्या होता है, क्या करता क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स हैव क्लोरोफिल टू परफॉर्म photosynthesis, that is why we called it as chlorenchyma. Parenchyma cells have air cavity, that is why we called it as Aerenchyma. Parenchyma cells store food in vacuole. They are living, oval or elongated in shape. Collenchyma cells क्या होंगे? Collenchyma cells are also living. They provide flexibility to plant. They provide mechanical support. They are thick at corners. But parenchyma cells में air spaces थी, cells के बीच में air spaces थी, loosely packed थे वो। Yes. हाँ, और कॉलेंकाइमा सेल्स में लूजली पैक नहीं होते, वो थिक एट कॉर्नर्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। मींस कहीं ना कहीं कॉलेंकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में है, बट ये लिविंग है, कॉलेंकाइमा भी लिविंग है। अब और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड, टोटली डेड। ये इनका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती। इनके सेल्स के जो सेल वॉल होती है वो लाइनिन से बनी होती है, लाइनिन से बनी होती है, जो इनको हार्ड बनाती है, टफ बनाती है, जो अनब्रेकेबल बनाती है, इनको अनब्रेकेबल बनाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पैरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटी प्लांट में
प्लांट में एयर कैविटी होती है आपके एक्वेटिक प्लांट्स में, जिसे हम एयर इनकाइमा कहते हैं। और एयर स्पेसेस किस लिए होती है प्लांट सेल तो में? ताकि वो फ्लोट करते रहे। प्लांट्स वो फ्लोट कर सकें, वो तो एयर इनकाइमा हो गया, पेरेन्काइमा का एयर इनकाइमा पार्ट हो गया। लेकिन मैंने बताया कि सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस भी होती है। पेरेन्काइमा सेल्स है ना, उनके बीच में एयर स्पेसेस भी होती है। ये लिखा है मैंने ना, एयर स्पेसेस भी होती है। देखो एयर स्पेसेस ये लिखा है, यस दे सर। हैव एयर स्पेसेस। तो ये एयर स्पेसेस क्या क्या जरूरत पड़ी है इनको? इनको क्या मतलब है एयर स्पेसेस से? व्हाई दे नीड एयर स्पेसेस टू हैव पेरेन्काइमा? एयर स्पेसेस की क्या जरूरत पड़ी है? देखो पेरेन्काइमा cells have air spaces. They are loosely packed because they inhale और exhale air. They have capability to inhale और exhale. अब inhale और exhale air करेगा, यानी ऑक्सीजन को लेगा या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा या ऑक्सीजन छोड़ेगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस संभव है। If they have no air spaces are not there in the parenchyma, if they are loosely packed, then what happens? They not been able to perform photosynthesis. They are not able to perform photosynthesis. Photosynthesis करेगा ही नहीं। ओके तो ये एयर स्पेसेस से फोटोसिंथेसिस करते हैं, एयर कैविटी की वजह से ये फ्लोट करते हैं, एयर कैविटी की वजह से ये फ्लोट करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा सेल्स एज सच नहीं होते, ये कन्वर्टेड होते हैं क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में। ठीक है, मैक्सिमम इनका पार्ट जो होगा क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में कन्वर्टेड होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया क्लोरेन्काइमा, इनकी सेल्स की शेप मैंने बनाने की कोशिश करी है, आप भी अच्छे से बनाइएगा। इसके बाद फिर मैंने बताया आपको स्क्लेरेन्काइमा, और अब हम पहुंच चुके हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क। हाँ एपिडर्मिक्स, पहले बात करते हैं एपिडर्मिक्स के बारे में। एपिडर्मिक्स तो देखा होगा आपने प्लांट के। एपिडर्मिक्स तो सबसे ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, कवर एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? ये होता क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। Yes sir. It protects the plant body by forming an outer layer। तो हमारे पास भी ऐसा कुछ लेयर होगा बॉडी के ऊपर जो हमें प्रोटेक्ट करता है। Yes sir, skin। हाँ स्किन को कहते हैं हम, यहाँ पे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब मैं एपिडर्मिस के बारे में लिख रहा हूँ। कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, इट कवर्स एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। Covers entire body of the plant, protect from injury, germs and water loss, protect it from जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो फिजिक्स के 2 चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। वाटर लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्लांट्स के लिए। वाटर लॉस जो है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्लांट्स के लिए। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट स्पेस, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर, ये एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस के बिना, विदाउट स्पेस। ऐसा क्यों होता है? अगर स्पेस होगी तो कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंट्री कर जाएगा,
और अगर उसे एंट्री करना है तो उसे एपिडर्मिस को छेद करके एंट्री करना पड़ेगा। तो कई बार आप वो कुकुम्बर या फिर आप बैगन लेके आते हैं तो उसमें होल होते हैं, देखा होगा आपने, उसमें होल प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर्स विदाउट स्पेस इन लीव्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन लीव्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, in leaves and soft part of stem there are small openings on its layer called लीव्स या सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होता है, कुछ कुछ ओपनिंग होती हैं, कुछ कुछ छेद होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा नाम सुना होगा स्टोमेटा का, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड स्टोमेटा? यस सर, टोमेटो हाँ, जो एयर होल्स होते हैं। हाँ, which facilitates gaseous exchange or transpiration, gaseous exchange or transpiration gases exchange or transpiration in plants। ये है एपिडर्मिस का काम। इसमें एपिडर्मिस में क्या होता है, जो लीफ होता है, जो ये जो लीफ पार्ट होता है ना, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक लीफ बनाई है ऐसे करके, ओके, ये लीफ है, तो इस लीफ में ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छेद होते हैं। वो छेद बीन शेप्ड गार्ड सेल के अंदर होते हैं, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं। ये जो छेद हैं, इसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा, इसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा। और ये जिसके छेद बनते कैसे हैं, ये गार्ड सेल के कारण से बनते हैं, गार्ड सेल्स के कारण से बनते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी घुसेगा तो ये ऐसे बीन शेप्ड हो जाते हैं और बीच में एक स्पेस बन जाती है जिससे एयर एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं होगा तो वो सिकुड़ जाएंगे और स्पेस कम हो जाएगी, बंद हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा ओपन जब पानी होगा तब, और स्टोमेटा क्लोज जब पानी नहीं होगा तब। ओके, ये एपिडर्मिस के बारे में बता दिया। अब है अगला कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यू में अगला पार्ट है ना कॉर्क। कॉर्क सुना होगा नाम, हैव यू हर्ड अबाउट द नेम कॉर्क? यस सर, जो बाहर की बार्क होती है वो। कॉर्क हम उसे भी कहते हैं, बॉटल का ढक्कन वक्कन बनाने के लिए भी कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो कॉर्क से ही किया था। वो कॉर्क से ही किया था। कॉर्क कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। सबसे पहले डेड सेल को ही देखा गया था ना, कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। उसके बाद है नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और सेम वही लाइन है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। प्रोटेक्ट प्लांट
फ्रॉम इंजरी। प्लांट्स को भी इंजरी होती है क्या? इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। नेक्स्ट है इट्स थिक सेल वॉल आर डिपॉजिटेड विथ वाटर। Its thick cell wall are deposited with waterproof waxy substance called suberin। वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस होता है ताकि उसके अंदर पानी वाली ना घुस सके। जैसे बारिश में प्लांट पड़ गया, अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो कॉर्क के ऊपर ही पड़ रही है, एपिडर्मिस के ऊपर ही पड़ रही है, तो सुबेरिन ऐसा मटेरियल होगा जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को वो एक पॉलिथीन लाइक कवर की वजह से वो नीचे गिरा देगा, पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ये कॉर्क का इस्तेमाल हमने बॉटल स्टॉपर्स बनाने के लिए कर रखा था ना, बॉटल का स्टॉपर्स बनाने के लिए यूज कर रहे थे हम कॉर्क का, थिक वैक्सी लाइक मटेरियल। ये कॉर्क का इस्तेमाल एक और चीज के लिए होता है, जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, जो सनमाइका बनाते हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते होंगे कॉर्क का ही, ताकि पानी इतना ज्यादा एंट्री ना कर सके।